हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे से पढ़कर खत्म कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपका चैप्टर है कोरिलेशन, जो कि आपका स्टैटिकल टूल का पार्ट है। और आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है कि आपका ये जो स्टैटिकल टूल है, इसमें आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 25 मार्क्स इसी टूल से, इसी पार्ट से आने वाला है। तो चलिए आज की शानदार वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा चैप्टर कोरिलेशन, जो कि स्टैटिकल टूल का पार्ट है। इस पार्ट में आपको दो चैप्टर और मिल जाते हैं, एक मीन एंड दूसरा चैप्टर है आपका मीडियन एंड मोड। दोनों ही चैप्टर मैंने बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, न्यूमेरिकल भी करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले आता है कोरिलेशन। आखिर कोरिलेशन है क्या? तो दोस्तों, कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो दोस्तों, कोरिलेशन क्या है? आपका दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप है। इन सच अ वे दैट चेंज इन वन वेरिएबल इज आल्सो इम्पैक्ट द चेंज इन अनदर वेरिएबल। मतलब कि किसी एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो वो इम्पैक्ट करेगा चेंज इन अनदर वेरिएबल। ठीक है दोस्तों। तो आपका कोरिलेशन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। जैसे कि आपका प्राइस एंड डिमांड, अगर आपकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होता है? घटता है। तो आपका जो प्राइस एंड डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसी को ही आप कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वही आपको डिफिनेशन में बताया गया है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब बात करते हैं कोरिलेशन क्या हो सकता है। दोस्तों, कोरिलेशन आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन में चेंज। जैसे कि प्राइस एंड सप्लाई को आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या हो रहा है? सप्लाई भी बढ़ती है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं कि आपका जो चेंज है, जो आपका वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, वो पॉजिटिव है। आपका जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि आपका प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, कोरिलेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है सेम डायरेक्शन में चेंज, जैसे कि प्राइस एंड सप्लाई। अगर प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है। एंड अगर आप निगेटिव की बात करते हैं तो आप एग्जांपल ले सकते हैं प्राइस एंड डिमांड। अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि आपका यहाँ पर जो रिलेशन है, वो चेंज है, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चेंज है। ठीक है दोस्तों। तो आपका आपने कोरिलेशन पढ़ लिया। कोरिलेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में इसके बाद आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो दोस्तों, लीनियर रिलेशन का मतलब होता है चेंज इन सेम प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपका प्राइस है 2, 4, 6, 8, 10, और आपकी जो क्वांटिटी है 5, 10, 15, 20, 25। तो दोस्तों, यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि पहली चीज तो प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है। लेकिन प्राइस आपका कितने से इंक्रीज हुआ? 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। एंड क्वांटिटी आपका 5 से प्लस हुआ, फिर भी 5 से प्लस हुआ, फिर 5 से प्लस हुआ। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो आपका ये जो चेंज है, ये आपका सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि लीनियर कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि चेंज इन सेम प्रोपोर्शन। मतलब कि प्राइस आपका एक सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा, मतलब कि दो दो से आपका चेंज हो रहा है, तो क्वांटिटी भी आपका एक सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगी। ये जरूरी नहीं है कि प्राइस 2 से बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी 2 से बढ़ रही है। जरूरी ये है कि प्राइस आपका जितना बढ़ रहा है उसी तरीके से आपका क्वांटिटी भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब यहाँ पर अगर बोल दिया जाए नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या है, तो वहां पर आप बता सकते हैं कि चेंज इन सेम की जगह आप डिफरेंट प्रोपोर्शन। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं 2, 4, 8, 9, 11, 5, 7, 15, 21, 25। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 का चेंज हुआ, फिर 4 का प्लस हो गया, फिर 1 का, फिर 2 का। आपकी क्वांटिटी में 2 का, 8 का, 6 का, 4 का। तो आप यहाँ से क्या बता सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो चेंज हो रहा है, जो प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है,
वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। मतलब कि जैसे कि आपने देखा लीनियर में क्या हो रहा था, यहाँ पर दो दो का आपका चेंज हो रहा था, यहाँ पर पांच पांच का। लेकिन नॉन लीनियर में क्या हो रहा है कि प्राइस में आपको आपका जो चेंज हो रहा है वो सेम नहीं है, वो आपका डिफरेंट तरीके से चेंज हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये हमारा नॉन लीनियर कोरिलेशन है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को नॉन लीनियर एंड लीनियर कोरिलेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन एंड कोरिलेशन क्या है समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो दोस्तों सिंपल कोरिलेशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ टू वेरिएबल। जैसे कि आप इसमें दो ही वेरिएबल की स्टडी करते हैं, जैसे कि प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई। ठीक है दोस्तों, मतलब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घट रहा, डिमांड घट रहा है, प्राइस बढ़ रही है सप्लाई भी बढ़ रही है। तो आप दो ही वेरिएबल के ऊपर स्टडी करते हैं सिंपल कोरिलेशन के अंदर में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर आपका मल्टीपल कोरिलेशन आ जाता है तो आप दो से ज्यादा वेरिएबल पे स्टडी करते हैं, जैसे कि प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गई एंड सप्लाई हो गया, इन तीनों में एक साथ आप स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हो सकता है आपका प्राइस हो सकता है, डिमांड हो सकता है, सप्लाई हो सकती है, मतलब कि इन तीनों मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल पे मतलब दो से ज्यादा वेरिएबल पे जो स्टडी करते हैं हम लोग, उसे हम मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सिंपल, मल्टीपल कोरिलेशन, कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव, कोरिलेशन की डिफिनेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन यहाँ पर हमारा हो जाता है खत्म। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो दोस्तों डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो आपका कोरिलेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है या कितना कोरिलेशन है। मतलब कि इन दोनों की मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में जो चेंज है वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है दोस्तों, या किस डायरेक्शन में वो रिलेशन है, मतलब कि वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में उनका रिलेशन है या डिक्रीजिंग, यानी कि मतलब उनका जो रिलेशन है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, या फिर वो कितना स्ट्रांग रिलेशन है। इसी को आप डिग्री ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों डिग्री ऑफ जो कोरिलेशन है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। अगर ये आपका 0 आ गया तो आपका ये नो कोरिलेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नो कोरिलेशन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था, ईडी अगर आपका ईडी 1 है तो यूनिटरी इलास्टिक होता है, ईडी अगर आपका ग्रेटर देन 1 तो हाईली इलास्टिक, अगर आपका ईडी लेस देन 1 तो आपका लेस इलास्टिक। ठीक उसी प्रकार से अगर -1 से 1 के बीच में आपका ये कोरिलेशन की डिग्री होती है, अगर आपका ये 0 होता है तो इसका मतलब नो कोरिलेशन, मतलब कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जी डिग्री ऑफ कोरिलेशन में इनके स्ट्रॉन्ग के बारे में। अगर दोस्तों अगर डिग्री ऑफ कोरिलेशन आपका 1 है तो आप वहां पर परफेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं। अगर यही आपका -1 आ गया तो आप परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है दोस्तों, 1 परफेक्ट कोरिलेशन, -1 परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोरिलेशन 0.75 से 1 के बीच में आता है, +1 के बीच में, तो आपका क्या हो जाएगा, हाई कोरिलेशन। यहीं पर अगर ये निगेटिव में होता, -0.75 टू -1, तो क्या हो जाता, हाई नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब कि अगर 0.75 से 1 है मतलब पॉजिटिव है तो हाई कोरिलेशन, अगर यही सामने आपका माइनस में होता तो ये क्या हो जाता, हाई निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है दोस्तों, निगेटिव हाई कोरिलेशन। ठीक है दोस्तों, अगर 0.25 से 0.75 के बीच है तो क्या बोलेंगे आप, मॉडरेट कोरिलेशन। और यहीं पर अगर ये -0.75 से -0.25 से -0.75 के बीच में अगर कोरिलेशन आपका आता है तो आप क्या बोलेंगे, मॉडरेट निगेटिव कोरिलेशन या निगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आता है आपका लो, लो कोरिलेशन। अगर 0 से 0.25 के बीच में आ रहा है दोस्तों, तो ये आपका लो कोरिलेशन हो जाता है। अगर यहाँ पर -2.5 अगर आ जाता है आपका तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं नेगेटिव लो कोरिलेशन या लो नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, कोरिलेशन 0 से 0.25 तक हो सकता है या 0 से -0.25 हो सकता है, लेकिन आपका ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, 0 हो जाएगा तो क्या होगा आपका, नो कोरिलेशन। आपका 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स।
मेथड्स, मेथड्स मतलब कि कोरिलेशन फाइंड करने के मेथड्स। ठीक है दोस्तों, आपने कोरिलेशन पढ़ लिया है, कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव होता है पढ़ लिया, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन पढ़ लिया, डिग्री ऑफ कोरिलेशन पढ़ लिया, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन पढ़ लिया। इन सारी चीजों को आपको एक बार ध्यान दे लेना है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको स्टार लगा के रखना है। मैं हट जा रहा हूँ, आपको एक स्क्रीनशॉट इस पूरे पेज का ले लेना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन निकालने के मेथड। यहाँ पर दोस्तों पहला मेथड है, तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है स्कैटर डायग्राम मेथड। इसमें क्या होता है, ये एक विजुअल मेथड है, मतलब कि आप देखकर बता देंगे कि कोरिलेशन है या निगेटिव है या पॉजिटिव कोरिलेशन है या कोरिलेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप तीन चीजें बता सकते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशन है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप स्कैटर डायग्राम में क्या क्या चीजें बता सकते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव या नो कोरिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन करके। जैसे कि आपको दिया गया है प्राइस, क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, प्राइस आपका 1 2 3 4 5 या क्वांटिटी आपकी दी गई है 5 10 15 20 25। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम का मतलब कि यहाँ पर आपका ग्राफ प्लॉटिंग होगा। तो अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25। ठीक है दोस्तों, 1 पे कितना है 5, 2 पे कितना है 10, 3 पे 15 है, 4 पे 20 है, 5 पे 25 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्या बढ़ रही है, क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये आपको क्या बताता है, सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ये चीजें आपको यहाँ पर ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल नहीं दिया गया होता तो आप इसको देखकर क्या बताते हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर, तो दोस्तों ये ग्राफ आपको किस तरीके से लग रहा है, इस ग्राफ को देखने पर आपको क्या लग रहा है, ये किस चीज का ग्राफ है, ये सप्लाई का ग्राफ है। सप्लाई का, सप्लाई का ग्राफ क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है दोस्तों, अगर यही ग्राफ आपका ऐसे होता तो ये क्या हुआ आपका, ये कौन सा कोरिलेशन है, निगेटिव कोरिलेशन है। क्यों, प्राइस आपकी बढ़ रही है, इधर जा रही है, बढ़ रही है, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी है वो घट रही है। ठीक है दोस्तों, प्राइस क्वांटिटी की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बर्थ रेट, डेथ रेट, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली चीज है वो कि अगर आप इसको पॉइंट को जोड़ देते हैं तो ये किस चीज का ग्राफ बन रहा है, डिमांड का ग्राफ। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या पता चला कि जो डिमांड का ग्राफ होता है वो निगेटिव कोरिलेशन होता है, यानी कि डाउनवर्ड अगर डायरेक्शन में आपका जो कर्व बन रहा है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में आपका जो ग्राफ बन रहा है तो वो सप्लाई का कर्व होता है। तो सप्लाई का जो कर्व होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको कुछ चीजें पता चल गई, सप्लाई का कर्व अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव कोरिलेशन, डिमांड का कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव कोरिलेशन। अगर यहीं पर आपका जो डिमांड शेड्यूल होता या फिर आपका जो ग्राफ होता कुछ इस प्रकार से होता, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, तो आप यहाँ पर क्या बोलते, आपका ये नो कोरिलेशन है। ठीक है दोस्तों, नो कोरिलेशन, बिकॉज ना ही इसमें आपको अपवर्ड डायरेक्शन में आपका जो है हो रहा है, ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका जो रिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं कि प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको लग्जरी आइटम के केस में होता है कि आपकी प्राइस बढ़ती चली जाती है, क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अब कार्ल्स पियर्सन मेथड। तो दोस्तों स्कैटर डायग्राम मेथड आपने देख लिया जो कि विजुअल मेथड है। इसमें क्या होता है कि आपको डायग्राम देखना होता है, उसके बेसिस पे आप नेगेटिव पॉजिटिव बता सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कार्ल्स पियर्सन मेथड हम क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने स्कैटर मेथड देखा था तो उसमें क्या था कि आपका जो कोरिलेशन आप वो देखकर बता रहे थे सिर्फ तीन चीजें,
निगेटिव पॉजिटिव नो कोरिलेशन। अगर आपको वही चीजें न्यूमेरिक वैल्यू के टर्म्स में चाहिए होती है तो वहां पर आप कार्ल्स पियर्सन मेथड यूज करते हैं। और आपको ये चीज भी जानना होगा कि ये जो कार्ल्स पियर्सन मेथड है और ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड है, ये दोनों मेथड आपका न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल का मेथड है। जैसे कि आपका मीन मीडियन मोड में था, ठीक उसी तरीके से ये भी है। ठीक है दोस्तों, कार्ल्स पियर्सन मेथड आप न्यूमेरिकल वैल्यू जब चाहिए होती है तब यूज करते हैं, और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ये तब यूज किया जाता है जब आपको रैंक देना आसान होता है। अभी मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्ल्स पियर्सन मेथड। क्या कार्ल्स पियर्सन मेथड में सबसे पहला फॉर्मूला आपका आ जाता है कि समीशन एक्स वाई अपन अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला फॉर्मूला हो जाता है। तो दोस्तों इसको आप बोलते हैं कार्ल्स पियर्सन मेथड। जैसे कि आपका मेन में था कि डायरेक्ट मेथड, तो उसी तरीके से आप इसको डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ कार्ल्स पियर्सन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको जानना जरूरी है ये एक्स क्या है, वाई क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको एक क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है एक्स वाई, वैल्यू दी गई है आपका 2 3 4 5 6 7 8, वाई है आपका 4 7 8 9 10 14 18। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो ये जो है आपका कैपिटल एक्स है और ये आपका स्मॉल एक्स है। ये जो आपका स्मॉल एक्स होता है इसका बराबर होता है कि एक्स माइनस एक्स बार, जो कि आपका मीन होता है, और स्मॉल वाई बराबर होता है वाई माइनस वाई बार। ठीक है दोस्तों, एक्स बार होता है आपका समीशन एक्स अपान एन एंड वाई बार होता है आपका समीशन वाई अपान एन। ठीक है दोस्तों, आपको ये आपका फॉर्मूला है समीशन एक्स वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एंड आपका ये हो गया एक्स आपका होता है एक्स माइनस एक्स बार, वाई होता है वाई माइनस वाई बार, एक्स बार निकलता है समीशन एक्स बाई एन, वाई बार निकलता है समीशन वाई बाई एन। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स निकालना है, एक्स बार। तो एक्स बार आपका कैसे निकलेगा, समीशन एक्स बाई एन, समीशन एक्स आपका क्या है, आपको उसको जोड़ लेना है, 3 2 5 5 10 6 4 10 20 20, और ये आपका क्या 35। ठीक है, आपका ये हो गया 7 4 11 11 9 20 20 10 30। ठीक है, 7 4 11 11 9 20 20 10 30 30 8 38 38 4 42 10 52 52 8 7 10 70, समीशन वाई आपका क्या आ गया 70। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है एक्स बार कैसे निकलता है, समीशन एक्स यानी कि 35 बाई टोटल वैल्यू कितनी देगी है 1 2 3 4 5 6 7 एन यानी कि 7, एन आपका 7 है, एंड वाई समीशन वाई बार आपका कैसे निकलेगा समीशन वाई अपान एन, यानी एन मतलब कि कितना नंबर है यानी कि 7। तो ये आ गया आपका 5, एक्स बार कितना आ गया 5, एंड वाई बार आपका कितना आ गया 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका एक्स बार एंड वाई बार निकल गया। अब यहाँ पर आपको निकालना है एक्स स्मॉल वाई एंड एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो एक्स कैसे निकलेगा आपका, एक्स माइनस एक्स बार 5 है एक्स, अगर आप 2 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा -3, 3 माइनस 5 -2, 4 माइनस 5 -1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3। अब y में देखते हैं, y आपका 10 है, 4 माइनस 10 -6, 7 माइनस 10 -3, 8 माइनस 10 -2, 9 माइनस 10 -1, 10 माइनस 10 0, 14 माइनस 10 4 एंड 18 माइनस 10 8। एक्स वाई निकाल लीजिए, एक्स इंटू वाई करेंगे -3 -6 कितना आ गया 18। आपको ध्यान देना है माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, ना कि यहाँ पर माइनस। ठीक है दोस्तों, -2 -3 6 आ जाएगा, प्लस का 6 होगा, -2 और 1 2 हो गया, ये आपका -1 0 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 एंड 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक है दोस्तों, एंड एक्स स्क्वायर आपको निकाल लेना है, -3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, और उसके बाद -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड इसमें 6 का स्क्वायर 36
3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 0 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है दोस्तों, आपको सारे वैल्यूज मिल गई हैं, बस आप निकाल लीजिए। सबसे पहले चाहिए समीशन एक्स वाई, मतलब कि इसका सम कर लेते हैं, क्या आएगा 18, 18 2 20 एंड 20 24 36 20 50 58। ठीक है दोस्तों, समीशन एक्स वाई आपका क्या आ गया 58। एक बार फिर से देख लेते हैं, 18 2 20 और 24 36 20 50 58। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जो आपकी कैलकुलेशन है काफी बड़ी हो जाती है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिएगा एंड कैलकुलेशन को ध्यान देकर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, समीशन एक्स वाई यानी कि 58 अपान अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर, मतलब कि समीशन एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। 9 1 10, 10 5 15, 15 15 4 19, 19 9 38। ठीक है दोस्तों, 9 4 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 9 38। एक मिनट, 9 4 13, 13 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 9 28। ठीक है दोस्तों, समीशन एक्स स्क्वायर क्या आ गया आपका 28 एंड समीशन वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा 64 6 70 10 80 80 80 एंड 80 40 120 9 1 10। एक मिनट, ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 60 10 70 80, 8 4 12 120 एंड 130। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर यानी कि 28, समीशन वाई स्क्वायर यानी कि आपका 130, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 58 एंड अंडर रूट में आपका आ जाएगा 3640। आपको कैलकुलेशन ध्यान से करना है। तो दोस्तों अब इसका जो अंडर रूट है आपका, ये स्क्वायर रूट या फिर इसका दो मेथड होता है करने का, या फिर आप स्क्वायर रूट निकाल लें, इसका स्क्वायर रूट जो कि दो दो का पेयर बनाकर आप निकालते हैं, या फिर आप कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3640 है, तो आप यहाँ पर जैसे कि 25 इंटू 25 का हो जाएगा आपका 625 है। तो अभी हम और जाना है आगे, तो हम 30 इंटू 30 कर लेते हैं तो 900 हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग अगर कर लेते हैं तो 40 इंटू 40 करते हैं 1600, 50 इंटू 50 करेंगे तो 2500 एंड 60 इंटू 60 करेंगे तो 3600 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 60 इंटू 60 कर देंगे तो 3600 आ जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अप्रॉक्स में वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि 60 इंटू 60 आपका आ रहा है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं 60.33 ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 58/60.33। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका आ गया, अब इसको आप काट पीट लीजिए, आपका जो काट पीटने के बाद जो आंसर आएगा, जैसे कि इसका आंसर आ रहा है 0.96 अप्रॉक्स में आएगा। दोस्तों आपको ध्यान देना है, इसके क्वेश्चन में आपको आंसर में हमेशा अप्रॉक्स लिख देना है, क्योंकि आप यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं ये अप्रॉक्स मान के लेके चलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको बस मॉडरेट हाई या लो में आपको बताना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर प्लस का 0.96 आ गया, तो क्या बोल सकते हैं, आपको डिग्री ऑफ में पता चल गया। डिग्री ऑफ में जब मैंने डिग्री ऑफ कोरिलेशन पढ़ाया था, वहां पर था कि अगर 0.75 से 1 के बीच में आता है तो आपका क्या होगा, हाई कोरिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हाई कोरिलेशन अगर निगेटिव है तो हाई निगेटिव कोरिलेशन, तो यहाँ पर आपका प्लस का 0.96 है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, हाई कोरिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा मेथड इसका। तो दोस्तों आपको सारे फॉर्मूले लिख लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि इसकी फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कार्ल्स पियर्सन के दूसरे मेथड के बारे में, जिसका बुक में नाम दिया गया है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो फॉर्मूला है, एक चीज आपको ध्यान देना है, कोरिलेशन जो आपका है वो डिफाइंड या डिनोटेड डिनोटेड बाई आर। ठीक है दोस्तों, आपका कोरिलेशन आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपका दूसरा जो फॉर्मूला है वो है समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स इंटू समीशन डी वाई अपॉन एन, एंड इसके नीचे आपका आ जाएगा अंडर रूट समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर बाई एन इंटू अंडर रूट समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में समीशन डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ चीजें ध्यान देना होगा कि आपका जो dx है dy है ये कैसे निकलेगा। तो आपका dx जो है यहाँ पर निकलता है x माइनस ए एंड dy निकलता है x y माइनस ए। ठीक है दोस्तों, हाँ
वाई माइनस ए। ये एक्स वाई जो आपको वैल्यू में दी गई होती है, जिस तरीके से आप मीन में एज्यूम मीन मेथड एज्यूम करते थे मीन को, उसी तरीके से आपको एक्स और वाई में एज्यूम कर लेना है किसी को। उसके बाद एक्स माइनस ए और वाई माइनस ए करके आपका डी एक्स डी वाई आ जाएगा। dx और dy को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, और उसका स्क्वायर मतलब मैं आपको क्वेश्चन करके डायरेक्ट दिखाता हूँ। x आपको दिया गया है 4 6 8 15 20, एंड y दिया गया है आपको 10 15 20 25 30। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको निकालना होगा dx एंड dy। तो dx आपका कैसे निकलेगा, आपको x एंड y में a एज्यूम करना है। मैं इसमें x में आपको 8 को एज्यूम कर ले रहा हूँ, एंड y में आपको एज्यूम कर ले रहा हूँ 20 को। तो dx हमारा हो जाएगा x माइनस ए यानी कि 4 माइनस 8 यानी कि -4, 6 माइनस 8 यानी कि -2, 8 माइनस 8 यानी कि 0, 15 माइनस 8 यानी कि प्लस प्लस का 7, 20 माइनस 8 यानी कि 12। ठीक है, अब आपका dy कैसे निकलेगा, 10 माइनस 20 करेंगे तो -10, 15 माइनस 20 -5, 20 माइनस 20 0, 25 माइनस 25 प्लस का, एंड ये प्लस का 10। ठीक है दोस्तों, अब आपको dx dy निकाल लेना है। तो dx dy निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 2 जा 40, 2 5 जा 10, 0 7 5 35, 12 2 जा 120। अब हमको चाहिए dx स्क्वायर एंड dy स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब dx स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसी का स्क्वायर कर देंगे। -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 8, सॉरी 4, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पर 4, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 7 का स्क्वायर 14 एंड 12 का स्क्वायर 144, एंड आपका ये 10 का 100, 5 का 25, 0 का 0, 5 का 25 एंड 10 का 100। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए समेशन डी एक्स डी वाई, इसको प्लस कर लेते हैं। ये आपका आ गया 40 10 50, 170, 70 205। ठीक है दोस्तों, आपका समेशन डी एक्स डी वाई क्या आ गया, 205 लिख लेते हैं। 205 माइनस समेशन डी एक्स, इसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये 12 7 19, और 19 में 6 घटा देंगे तो 13। ठीक है दोस्तों, समेशन डी एक्स आ गया हमारा 13, तो यहाँ पर 13 इंटू समेशन डी वाई, ये आ गया आपका 13, और ये आ गया समेशन डी वाई, ये आपका आ गया 15, और ये प्लस का 15, ये आपका आ गया 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, एंड अपान एन, यानी कि कितने नंबर से, 1 2 3 4 5, 5 नंबर से, तो 5 नीचे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, एंड अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नीचे। तो नीचे आपका आपको यहाँ पर अपान अंडर रूट समेशन डी एक्स का स्क्वायर, यानी कि इसका समेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, डी एक्स का स्क्वायर आपका यहाँ पर आ गया 213। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें लिख लेना है 213 माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 13 का होल स्क्वायर अपान एन, एन हमारा दिया गया है 5, इंटू ये आपका आ गया समेशन डीवाई का होल डीवाई का स्क्वायर, डीवाई स्क्वायर का समेशन, जो कि आपका है 50 250। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 250 माइनस डीवाई का होल स्क्वायर यानी कि 0 का, अपान एन यानी कि 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले तो ये हमारा 205 हो गया, ये 130 इंटू 0 करेंगे, 0 0 बाई 5 मतलब कि 0। ठीक है दोस्तों, 205 माइनस 0, अब अपान में अंडर रूट इंटू अंडर रूट, 13 का स्क्वायर 169, 213 माइनस 169 अपान 5। ठीक है दोस्तों, एंड 0 का स्क्वायर 0, 0 अपान 5 मतलब कि 0, ये आपका यहाँ पर 250 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसको काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 19, 5 3 जा 15 एंड पॉइंट आपका आ गया 5 3 जा 15, 5 3 जा 4 5 8, 33.8 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा ये ऊपर लिख लेते हैं इसको हम, ये 205 हो जाएगा, अपान अंडर रूट में आपका आ जाएगा ये 13 जाएगा, तो ये आपका बचेगा 179.2 इंटू अंडर रूट, ये 250 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहिए आप अंडर रूट को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, या फिर आप इनका स्क्वायर रूट निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए। आसान होगा कि पहले स्क्वायर रूट निकालिए उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप अंडर रूट को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका स्क्वायर निकालेंगे 205 ही हो गया, और मैं इसको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ, आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन आपको एक बार कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप बुक में मुझे बता दिया गया है डायरेक्टली यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करने पे आपका आ जा रहा है 13.39, और ये आपका आ जा रहा है 15.81। ठीक है दोस्तों, नीचे वाला मैं इरेज कर देता हूँ, एंड यहाँ पर आपका
इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 205 अपान 211 070 आ जाएगा। एंड आपका लास्ट में इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 0.97। ये आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पर जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अप्रॉक्स जरूर लिख देना, क्योंकि जो वैल्यू होती है यहाँ पर हम लोग अप्रॉक्स में लेकर आते हैं। बस आप हमको हाई या मॉडरेट या लो बताना होता है। आपको पता है प्लस का है यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन है 0.75 से 1 के बीच में, यानी कि ये क्या है, हाई कोरिलेशन है। ठीक है दोस्तों, हाई कोरिलेशन। अगर ये 1 होता तो परफेक्ट कोरिलेशन हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम दूसरे मेथड से क्वेश्चन करते हैं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों एक और मेथड आ जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट मेथड की जगह आपका आ जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है दोस्तों, दोस्तों स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है कि यहाँ पर कुछ नहीं, सेम फॉर्मूले में यहाँ पर dx डैश डिवाइड डैश dx डैश डिवाइड डैश, ठीक है दोस्तों, dx डैश स्क्वायर dx डैश का होल स्क्वायर dxy डैश का होल स्क्वायर dxy डैश का स्क्वायर एंड dxy डैश का होल स्क्वायर dy का डैश का होल स्क्वायर। बस क्या होगा कि सब वैल्यू के सामने आपका डैश लग जाएगा। अब जैसे कि आपने dx निकालना सीख लिया, dy निकालना सीख लिया, अब यहाँ पर dx डैश कैसे आएगा, dx डैश, तो ये आपका आता है dx बाई सी। ठीक है दोस्तों, dy डैश आपका कैसे आता है, dy बाई सी। ये सी का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों आपका जो इस स्टेप डिवीजन मेथड का जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू होती है उसमें कॉमन फैक्टर गिवन होता है। जैसे कि x में आपका हो गया 10 20 30 40 50, y हो गया आपका 5 10 15 20 25। तो आपको पता चल गया कि इन सब के बीच में 10 का डिफरेंस है, यानी कि x का जो c होगा कॉमन फैक्टर हो गया वो 10 हो गया, एंड y के बीच में 5 का डिफरेंस है, यानी कि y का जो कॉमन डिफरेंस हो गया y का वो 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने dx और dy निकाला था, बस आपको क्या कर लेना है, dx से आपको c से डिवाइड करके dx डैश निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, dx डैश निकाल लेना है एंड dx और dy बाई c करके dy डैश निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, एंड dy डैश और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको स्टेप डिवीजन मेथड भी क्वेश्चन कर लेना होता है। बस इसमें क्या होता है, आपका जो वैल्यू होती है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है कि आपको एक कॉमन फैक्टर निकल जाए। बस बाकी सारी चीजें आपको आपका शॉर्टकट मेथड दूसरे जो मेथड था एज्यूम मेथड जो था उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को कार्ल्स पियर्सन मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। 3 तरीके के मेथड होते हैं, मैंने तीनों मेथड आपको क्वेश्चन करके अच्छे से समझा दिया है, कैसे कौन सी वैल्यू आती है, फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ये आपका फॉर्मूला है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, डैश हटा देंगे तो आपका शॉर्टकट मेथड आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड में आपको जो dx और dy आपका इस तरीके से निकलता है और इससे स्टेप डिवीजन है आपका इस तरीके से आपको निकाल लेना है, कॉमन फैक्टर आपकी वैल्यू में गिवन होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा कार्ल्स पियर्सन मेथड खत्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तो दोस्तों इसको मैं इरेज कर देता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। तो दोस्तों बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें रैंक, जब हमें जो डेटा होता है इसमें हम रैंक दे सकते हैं, तो वहां पर हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं इसको आपको फॉर्मूला एंड क्वेश्चन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने जा रहा हूं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों इसमें 2 मेथड होता है। एक मेथड तब यूज होता है जब रैंक गिवन होते हैं, मतलब कि रैंक रिपीटेड नहीं होते हैं। आपको मैं क्वेश्चन करूंगा तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो दोस्तों स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड का जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो है रिलेशन बराबर 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपान आपका हो जाता है n क्यूब माइनस n। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। यहाँ पर आपका जो डी स्क्वायर होता है ये होता है R1 यानी रैंक 1 माइनस R2। तो ये डी स्क्वायर नहीं, ये आपका डी ही होता है। आप इस डी का स्क्वायर कर देते हैं तो आपका आ जाता है डी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि आर आपका R1 और R2 माइनस करने पे आपका डी आता है। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे कि आपका दिया गया है एक्स एंड वाई, एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, मैं आपकी बुक का एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, एंड उसके बाद यहाँ पर 10 6 5 4 7 5 4 7 9 8 9 8 2 1 3। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक्स एंड वाई दिया गया है। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर R1 एंड
R2 का मतलब होता है रैंक वन। R1 आपका जो होता है वो X का होता है, एंड रैंक टू जो होता है आपका Y का। मतलब कि जो रैंक वन जो पहली रैंक होती है वो आप X की रैंक को मानते हैं, एंड जो आप Y की जो रैंक होती है उसको R2 नाम दिया गया है। रैंक का मतलब होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को रैंक कर देना। जैसे कि छोटा, जैसे कि सबसे छोटा जो है वो वन, रैंक वन हो गया। उससे बड़ा जो हो गया वो रैंक टू, उससे बड़ा रैंक थ्री, उससे बड़ा रैंक फोर। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया है सबसे छोटा वन, तो आपका रैंक वन हो गया। सबसे बड़ा, इसके बाद टू है तो रैंक टू, उसके बाद ये थ्री है तो रैंक आपका थ्री, फोर का रैंक फोर है, फाइव का रैंक फाइव है, सिक्स का रैंक सिक्स है, सेवन का रैंक सेवन है, एट का रैंक एट है, नाइन का रैंक नाइन है, टेन का रैंक टेन है। ठीक है दोस्तों, ये आपका रैंक हो गया रैंक वन। अब रैंक टू निकालना हो तो किस तरीके से करेंगे? आपका वन सबसे छोटा है तो वन का रैंक क्या हो जाएगा? वन। टू का रैंक टू, थ्री का रैंक थ्री, आपका जो फोर का रैंक है, फोर कहाँ गया? फोर, ये फोर का रैंक फोर, फाइव का रैंक फाइव, सिक्स का रैंक सिक्स, उसके बाद आपका आता है सेवन, सेवन का रैंक सेवन, एट का रैंक एट, नाइन का रैंक नाइन, एंड टेन का रैंक टेन। तो यानी टेन, टेन के सामने टेन का रैंक। ठीक है, आर वन मतलब एक्स का रैंक, आर टू मतलब वाई का रैंक। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको निकालना होता है डी। आप आर वन आर टू निकालना सीख गए। आपको मैंने बता दिया ये जो फॉर्मूला है तब अप्लाई होता है जब आपका जो रैंक है वो रिपीटेड नहीं होता या सेम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर अगर सिक्स और सिक्स यहाँ पर दो दो बार लिखूंगा, तो आप सिक्स को एक बार तो आपका सिक्स का दो रैंक है, यहाँ पर सिक्स सिक्स का सिक्स रैंक है, यहाँ पर सिक्स का फोर रैंक है, तो सिक्स का दो रैंक नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपका दूसरा फॉर्मूला है। तो अभी आपका एक सिंगल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई भी डिजिट आपकी रिपीटेड नहीं होती है या कोई भी रैंक आपकी रिपीटेड नहीं होती है, तो उस केस में आपको इस फॉर्मूले से करना है, आर वन निकाल लेना है, आर टू एंड डी। डी आपका निकलता है आर वन माइनस आर टू यानी कि वन माइनस टेन, आपका आ गया माइनस नाइन, टू माइनस सिक्स यानी कि माइनस फोर, थ्री माइनस फाइव यानी कि माइनस टू, फोर माइनस फोर जीरो, फाइव माइनस सेवन माइनस टू, सिक्स माइनस नाइन माइनस थ्री, सेवन माइनस एट माइनस वन, एट माइनस टू सिक्स, नाइन माइनस वन एट, टेन माइनस वन सेवन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे पहले आपको डी स्क्वायर निकाल लेना है, डी स्क्वायर, नाइन का स्क्वायर एटी वन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, टू का स्क्वायर फोर, जीरो का जीरो, टू का फोर, थ्री का नाइन, वन का वन, सिक्स का थर्टी सिक्स, एट का सिक्सटी फोर, सेवन का फोर्टी नाइन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना जब स्क्वायरिंग होती है तो ये माइनस से प्लस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें डी स्क्वायर का प्लस कर लेना है, यहाँ पर समेशन डी स्क्वायर आपको निकालना होता है। तो समेशन डी स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आपको इसको प्लस कर लेना है, ये आपका दोनों मिलाकर हो जाएगा, एक सेकंड, एट्टी वन, ये नाइनटी हो गया, ये सोलह चार बीस हो गया, एंड उसके बाद ये आपका हो गया छत्तीस, ये हो गया हंड्रेड, और ये आपका ये हो गया फिफ्टी, ये फिफ्टी हो गया, ये दो हंड्रेड हो गया, और उसके बाद ये आपका चार एक सिंगल बचा है। ठीक है दोस्तों, इसको अब हम लोग सम कर लेते हैं। ये वन हंड्रेड टेन, टू हंड्रेड टेन, टू हंड्रेड सिक्सटी, टू हंड्रेड सिक्सटी फोर। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस वैल्यू को पुट कर देना है इस फॉर्मूले पर, जो कि आर आर बराबर होता है वन, वन माइनस सिक्स यानी कि सिक्स इंटू समेशन डी स्क्वायर यानी कि टू सिक्सटी फोर अपॉन एन। एन क्यूब का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कितना नंबर, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन नंबर, यानी कि टेन का क्यूब क्या आ जाएगा? वन थाउजेंड, माइनस एन यानी कि टेन। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। वन माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स, एंड थर्टी एट, थ्री सिक्स टू जा ट्वेल्व, एंड फिफ्टीन, पंद्रह सौ चौरासी या पानी हो जाएगा नाइन नाइनटी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका? वन माइनस 1.6 समथिंग आपका जी आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको अगर आप माइनस करेंगे तो आपका क्या आ रहा है? 0.6, किसमें? माइनस में। आपको ध्यान देना है, ये वैल्यू यहाँ पर माइनस में आ रहा है, माइनस और प्लस का बहुत ही ध्यान देना है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन आंसर रॉन्ग आ सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको इसका आंसर लिख देना है, अप्रॉक्स लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता चल गया ये निगेटिव कोरिलेशन है। अगर इसकी स्ट्रॉन्गनेस की बात की जाए तो आपको पता है डिग्री में, आपको मैंने बताया था, अगर आपका 0.25 से 0.75 के बीच में होता है तो क्या होता है? मॉडरेट होता है, मॉडरेट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो क्या है 0.6 है, यानी कि इसके बीच में है, मॉडरेट है, और ये निगेटिव का सिंबल लगा, यानी कि मॉडरेट निगेटिव कोरिलेशन या फिर निगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन कर लिया। जब आपका जो वैल्यू होता है, डिजिट्स जो होते हैं, रैंक जो होता है रिपीटिंग नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा मेथड एंड इस चैप्टर का लास्ट मेथड एंड लास्ट टॉपिक, और कि जब आपकी जो वैल्यू रिपीटिंग होती है तो किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, अ, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ये जो फॉर्मूला है इसको आपको कहीं पर लिख लेना है, ये वाला, ये आपका फॉर्मूला है। डी आपका निकालने का तरीका ये है, डी स्क्वायर आपका आ जाएगा, डी को स्क्वायर स्क्वायरिंग कर देंगे, डी स्क्वायर आ जाएगा। एन मतलब कि आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे फॉर्मूला की, बात दूसरे फॉर्मूला की। ठीक है दोस्तों,
तो हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है वो है एकदम एग्जैक्ट यही फॉर्मूला आपका है, बस उसमें कुछ चेंजेस जैसे कि 1 - 6। अब यहाँ पर ब्रेकेट आ जाएगा समीशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 ब्रेकेट में एम क्यूब माइनस M1 क्यूब माइनस M1 प्लस 1/12, ये 12 है, और ये M2 क्यूब माइनस M2। ठीक है दोस्तों, डॉट 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 डॉट। ठीक है दोस्तों, अब अपान में क्या है आपका वही n क्यूब माइनस n। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, d मतलब कि d आपका निकलता है R1 माइनस R2 करके। ठीक है दोस्तों, अब ये इसका मतलब क्या है 1/12 m क्यूब माइनस m, एंड यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ये आगे भी कंटिन्यू होगा। तो दोस्तों पहले मैं यहाँ पर आपको वैल्यू लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर वैल्यू दी गई है क्वेश्चन एक्स एंड वाई। ठीक है दोस्तों, एक्स आपका 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16, 18, एंड आपका वाई दिया गया है 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18 एंड 12। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है R1 R2 को निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 10 एंड 10 दो बार रिपीटिंग है। ठीक है दोस्तों, 18, 12, 16, 20, 28, 15। ठीक है दोस्तों, एंड इसमें इसमें आपका 12 एंड 12 दो बार रिपीटिंग है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब यहाँ पर क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको R1 और R2 किस तरीके से निकालना है इसको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला क्या है और इसके आगे ये डॉट डॉट कंटिन्यू कब तक होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको जान लीजिए, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जितनी बार वैल्यूज आपकी जितनी वैल्यूज रिपीटिंग होगी। ठीक है दोस्तों, जितनी वैल्यूज रिपीटिंग होगी, जैसे कि x में आपका एक वैल्यू रिपीट हो रहा है, y में आपका एक वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो एक और एक यानी कि दो वैल्यू रिपीट हो रही है, तो यानी कि आप इसको फॉर्मूले को दो बार लिखेंगे। यहीं पर अगर यहाँ पर 14 और 14 एक वैल्यू और रिपीट हो रही होती तो इस फॉर्मूले को एक बार और लिखें। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो गया, ये 1/12 m क्यूब माइनस m, ये इतनी जितनी बार लिखा जाएगा जितनी वैल्यूज आपकी रिपीट होगी। ठीक है दोस्तों, जितनी वैल्यू आपकी रिपीट होगी, ना कि जितने टाइम्स। ठीक है दोस्तों, जितनी वैल्यू रिपीट होंगे उतने टाइम आपको इस फॉर्मूले को यहाँ पर प्लस करते जाना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं सही कर देता हूं। अब ये तो पता चल गया कि ये फॉर्मूला डॉट 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 लिखा है कितनी बार कंटिन्यू होगा, तो उसका मतलब आपको पता चल गया कि जितनी वैल्यू रिपीट होगी उतनी बार इस फॉर्मूले को लिखना है। अब यहाँ पर m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है कि वो वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। यहाँ पर 10 दो बार रिपीट हुआ है, यानी कि इस फॉर्मूले को आपको एक बार लिखना है, एंड m आपका क्या हो गया 2। m मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ वैल्यू। ठीक है दोस्तों, उस वो वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है उसका मतलब होता है आपका m, एंड ये फॉर्मूला आपका उतना बार रिपीट होकर ऐड होगा जितनी वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगर 10 दो बार है तो आप यहाँ पर m 2 मानेंगे, अगर यहाँ पर 10 तीन बार होता तो m आपका 3 हो जाता। ठीक है, ये आपका पहले के लिए हो गया। अब दूसरे में आपका दूसरी वैल्यू 12 रिपीट हो रही है, 12 दो बार रिपीट हो रही है तो m आपका 12 का 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड अगर 3 बार होता तो यहाँ पर m आपका 3 हो जाता। अब मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इस केस में R1 R2 कैसे निकालते हैं। जैसे कि सबसे छोटा इसमें क्या है 10, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है 10 आपका रैंक 1 होगा क्योंकि सबसे छोटा है, तो आपका दूसरा 10 क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, पहले वाले की रैंक एंड दूसरे वाले की, जैसे कि पहले की रैंक क्या है 1, तो दूसरे इसके बाद कौन सी रैंक आती 2, यानी कि अगर ये 10 की जगह 11 होता तो आप क्या कहते हैं कि ये रैंक 2 है 11, लेकिन यहाँ पर दो बार 10 आ गया तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर 1 + 2, यानी कि रैंक 1 + 2/2। आपको करना क्या है, जब जब भी आपकी जो वैल्यू है रिपीट हो रही होंगी तो आपको क्या करना है, उनकी रैंक एंड उनके आगे दूसरी रैंक उसके बाद वाली क्या रैंक होगी। जैसे अगर ये चौथे नंबर पे होता तो चौथे रैंक
एंड उसके बाद कौन सी रैंक आती है, पांचवी रैंक, यानी कि 4+5 करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 10 क्या है आपका, सबसे छोटा है, यानी कि रैंक 1, एंड उसके बाद आपकी कौन सी रैंक आती है, 2। तो आपको इन दोनों जो भी रैंक आती है उसके बाद वाली रैंक को सम करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है। 3/2 करेंगे तो 1/5। बस आपको क्या करना है, आपको पता चल गया 10 की दोनों की रैंक आपको 1.5 लिख देना है। इस 10 की रैंक 1.5, इस 10 की रैंक 1.5। तो इससे क्या पता चला कि आप 1 और 2 की जगह, और रैंक 1 रैंक 2 की जगह आपने उसको क्या किया, रैंक 1 और रैंक 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, एंड जो आया आपको उन दोनों की रैंक बता दी। ठीक है, उसके बाद 10 के बाद क्या आ रहा है, 12। 12 आपकी कौन सी रैंक है, दूसरी नहीं, दूसरी रैंक तो आप इसके अंदर में आ गए, पहले दूसरी, अभी ये आपकी तीसरी रैंक हो गई। 12 के बाद आपका आ जाता है 10 हो गया, 12 हो गया, 12 के बाद 15 है, ये आपका चौथी रैंक हो जाएगी, चौथा रैंक हो गया आपका। 15 के बाद आपका 16 है, 16 आपका हो गया पांचवा रैंक। 16 के बाद 18 आपका छठवां रैंक हो गया, एंड 18 के बाद 7वां, एंड 28 आपका 8वां रैंक हो गया। तो आपको पता चल गया R2 के केस में, R1 वाला केस में। एंड अब R2 की बात करते हैं। R2 में सबसे छोटा क्या है, 10, तो 10 आपका फर्स्ट रैंक हो गया। 10 के बाद बड़ा क्या है, 11, 11 आपकी सेकंड रैंक हो गया। अब यहाँ पर आपको एक और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर 11 के बाद कौन सा बड़ा है, 12। तो 12 एंड उसके बाद फिर 12 है, तो यानी कि 12 की रैंक पहली तीसरी है, एंड 12 की अगर दूसरी रैंक क्या हो सकती थी, 4, यानी कि उसके बाद वाली रैंक, यानी कि 12 की एक रैंक तो 3 हो गई, एंड 12 की दूसरी रैंक 4 है। मतलब कि अगर यहाँ 12 की जगह 13 होता तो उसके बाद वाली रैंक होती, यानी कि 13 की रैंक 4 होती। तो यहाँ पर दोनों बार 12 लिखा है, यानी कि रैंक 3 एंड रैंक 4 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 7/2 करेंगे तो 3.5। तो आपको 12 के सामने आपको क्या लिखना है, 3.5, एंड दूसरे 12 के सामने आपको 3.5 लिख देना है। ठीक है दोस्तों, 12 हो गया, 11 हो गया, 12 एंड 10। अब आपका इससे बड़ी क्या आ जाती है, 14। अब यहाँ पर 3 एंड 4 रैंक हो गया, तो 14 कौन सी रैंक है आपकी, पांचवी। 14 के बाद 15 कौन सी रैंक हो जाएगी, छठवीं। 15 के बाद 16 कौन सी, 7वीं रैंक हो जाएगी, एंड 18 क्या हो गई आपकी, 8वीं रैंक। तो आपको पता चल गया कि R1 R2 कैसे निकालते हैं, जब आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो रिपीटिंग होती हैं। आपको क्या करना है, आपको पहले तो देखना है कि वो किस रैंक पे आ रहा है, एंड दूसरी वैल्यू को उसके बाद वाली रैंक मानकर दोनों रैंक को प्लस कर लेना है, 2 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आता है वो उन दोनों की रैंक के सामने आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि R1 R2 में हुआ है। अब हमें इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके सारे क्वेश्चन को करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें डी निकालना होगा। डी निकलेगा R1 R2 माइनस करके, 4 - 7 - 3, 1.5 - 5, ये आपका आ जाएगा -3.5। ठीक है दोस्तों, 7 में से 1 गया, 6 आ गया। इससे 8 में से 3.5 घटाएंगे तो आपका 4.5 आ गया। 3 में से 2 गया 1, 1.5 में से 6 गया तो आपका ये आ जाएगा -4.5, और 5 में से 8 गया तो -3, 6 में से 3.5 गया तो 2.5 प्लस का। ठीक है दोस्तों, अब डी स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। आपका डी स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 3.5 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 12.25, 12.25। तो इसका स्क्वायर 36, 4.5 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 20.25, 1 का स्क्वायर 1, -4.5 का स्क्वायर हो जाएगा 20.25, 3 का स्क्वायर 9, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25। ठीक है दोस्तों, अब समीशन डी स्क्वायर आपको निकाल लेना है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी पूरे आंसर को गड़बड़ कर सकता है, पूरी मेहनत को चौपट कर सकता है। तो आपको कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका समीशन डी स्क्वायर आ रहा है 114। आप खुद से कर लीजिएगा, यहाँ पर बुक में गिवन है तो इसलिए मैं डायरेक्टली 114 कर ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इस लेक्चर में। तो दोस्तों अब डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है 1 - 6। अब समीशन डी स्क्वायर यानी कि 114 प्लस 1/12। अब 1/12 आपको सबसे पहले तो 10 का मानते हैं, क्योंकि 10 रिपीटिंग है। अब यहाँ पर m क्या होगा, 10 के केस में m क्या होगा, कितनी बार 10 रिपीट हुआ है। आपका 10 यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है, तो m क्या हो गया आपका 2, यानी का 2 का क्यूब -2। अब प्लस कर लेंगे 1/12। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दूसरी वैल्यू रिपीटिंग क्या है, 12। 12 कितनी टाइम्स रिपीट हो रही है, 2। तो m इसके केस में 12 के केस में m क्या हो गया 2। यहाँ पर आप लिखेंगे 2 का क्यूब -2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो आप यहाँ पर इसके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे इसके आगे, क्योंकि कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो इसके आगे आपका फॉर्मूला नहीं है। अब n आपका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n का क्यूब यानी कि 8 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, -8। ठीक है दोस्तों, आप सॉल्व करते हैं। 1 - 6, ये ब्रैकेट में 114। 2 का क्यूब यानी कि ये आपका हो जाएगा +1/12। 2 का क्यूब 8 - 2 यानी कि 6 × 6 +1/12।
2 का क्यूब 8 माइनस 2 यानी कि 6, ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका हो जाएगा। तो दोस्तों 8 का क्यूब आपका होता है 512 माइनस 8, सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा एंड 6 2 जा। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता चला है हाफ प्लस हाफ 1। 114 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 115। 1 माइनस 6 इंटू 115। ठीक है दोस्तों, और ये आपका 512 में से 8 घटाएंगे तो 504। 115 छक्का अगर करेंगे तो 1 माइनस 6 35, 6 कम 6 3 9, 6 कम 6 690 अपान 504। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपको काट लेना है। अगर आप इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 1.36। ठीक है दोस्तों, अब अगर माइनस करेंगे तो आपका डायरेक्टली वैल्यू क्या आ रहा है 0.36 माइनस का। अब आपको पता चल गया कि माइनस यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन है। एंड आपको पता था अगर 0.25 से 0.75 के बीच में माइनस 0.25 से माइनस 0.75 अगर वैल्यू आती है तो मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन या नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन होता है। तो इस केस में आपका ये जो वैल्यू आ जाएगा, आपका ये जो एक्स एंड वाई है, इसके बीच का जो रिलेशन है वो नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको इसमें एक चीज का ध्यान देना है, आंसर के बाद आपको अप्रॉक्स लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो होता है खत्म। इसमें हमने कोरिलेशन पढ़ा, उसके टाइप्स है, कितने तरीके के कोरिलेशन होते हैं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन पढ़ा। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद निकालने के 3 मेथड होते हैं। स्कैटर डायग्राम जो कि आपने देखा, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सॉरी डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व के हिसाब से आपका वो नेगेटिव कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन था, नो कोरिलेशन पता चलता था। फिर आपका कॉल्स लॉ मेथड आता है जिसमें 3 मेथड था। एक आपका था डायरेक्ट मेथड था, दूसरा शॉर्टकट मेथड था, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड था। हमने उन तीनों मेथड का किया, फॉर्मूला देखा एंड विथ क्वेश्चन सॉल्व किया। एंड उसके बाद आपका स्पीयरमैन्स रैंक मेथड आ गया। और आपको पता है कि जब आपको रैंक देना आसान हो जाता है तो उस कंडीशन में आप इस मेथड को यूज करते हैं। इसमें आपका 2 मेथड आ जाता था। एक मेथड में जब आपकी जो वैल्यू होती है वो रिपीट नहीं होती है, और दूसरे मेथड में आपकी जो रैंक है वो रिपीट होती है। तो इस तरीके से हमने सारी चीजों को कोरिलेशन चैप्टर का देख लिया। एंड इसी के साथ हमारा स्टैटिकल टूल का जो चैप्टर तीसरा चैप्टर था कोरिलेशन खत्म होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। तो दोस्तों आपको एक काम करना है, इस लेक्चर के बाद सारे फॉर्मूले को एक जगह लिखकर अपनी बुक का क्वेश्चन खोलना है एंड हर एक फॉर्मूला का क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। एंड आपको एक चीज ध्यान देना है इसके क्वेश्चन करते समय कि आपको जो न्यूमेरिकल्स है उसमें आपको वैल्यूज का बहुत ही ध्यान देना है। एक छोटी सी वैल्यू अगर आपकी मिस्टेक हो जाएगी तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। सारी की सारी चीजें इस चैप्टर के हमने कवर अप कर ली हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा स्टैटिकल टूल का 3 चैप्टर खत्म हो जाता है। लास्ट चैप्टर बचता है इंडेक्स नंबर, उसको भी हम बहुत ही जल्दी खत्म कर लेंगे एंड ये पूरा 25 मार्क्स अपना सिक्योर कर लेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रह गया या कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर एक जेन्युइन कमेंट का रिप्लाई करूंगा, हर एक चीजों का आंसर दूंगा कमेंट में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा से भी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर लेना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना है ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो दोस्तों पढ़ाई को प्रेशर नहीं प्रोसेस बनाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।